बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसी भी टेस्ट को जब हम ले लेते हैं और उसका डेटा हमारे पास आ जाता है तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो टेस्ट था ये कितना रिलायबल था। रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट का मतलब है कि ये टेस्ट कितना कंसिस्टेंट था। अगर हम इस टेस्ट को दोबारा से यूज़ करें तो क्या ये जो हमारे पहले इस टेस्ट ने रिज़ल्ट्स दिए, अगर उस जैसे ही रिज़ल्ट्स वो दोबारा देता है तो उसको हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या रिलायबल टेस्ट है। तो टेस्ट की कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी, कितना हम टेस्ट पे रिलाय कर सकते हैं, कितना वो कंसिस्टेंट है, इसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और वो जो मेथड्स हैं वो हम एक एक करके इन एग्जांपल्स के ज़रिए करने की कोशिश करते हैं। और उसमें सबसे पहला मेथड है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। कार्ल पियर्सन्स का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। और ये जो है ये टेस्ट और रीटेस्ट मेथड के बाद हमें पता चलता है कि ये टेस्ट कितना कंसिस्टेंट या रिलायबल है। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टेस्ट ऑफ स्पेशल एटीट्यूड इज़ एडमिनिस्टर्ड to 10 students in October and again in the following April. Calculate and interpret the test retest reliability coefficient of this test. अब इसमें एक 20 क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो है वो दिया गया है और 10 स्टूडेंट्स ने उसको किया है। पहले अक्टूबर में किया है, उसके बाद नेक्स्ट अप्रैल में किया है। तो इस तरीके से तकरीबन 5-6 महीने के बाद ये दोबारा से इस टेस्ट को लिया गया है। और अब हम इसको देखते हैं कि ये जो टेस्ट है इसमें स्कोर्स किस तरह से आए हैं। ये ऊपर पर्सन जो है ये जिन लोगों ने दिया है ये उनके नाम जो है उनको लेटर्स ABCD से हमने डिनोट किया है। तो और नीचे जो है ये वो मंथ्स हैं जिसमें ये टेस्ट दिया गया है। तो सबसे पहला जो पर्सन है पर्सन A, उसने अक्टूबर में इसमें 18 स्कोर किया, अप्रैल में भी 18 किया। पर्सन बी ने जो है वो अक्टूबर में 16 स्कोर किया था लेकिन अप्रैल में 18 किया। और बिल्कुल इसी तरह से पर्सन C, D, E और F, तो इनके दोनों जो मंथ्स में टेस्ट लिए गए उनके स्कोर्स का डाटा जो है वो स्क्रीन पे दिया गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें हम देखते हैं हमने उस टेबल को एक जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल था उसको एक वर्टिकल कॉलम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये वो पर्सन हैं A से लेके J तक, ये उनके नेम्स हैं। और अक्टूबर में जो टेस्ट लिया गया उसके स्कोर्स को हमने एक लेटर X जो है उससे डिनोट कर दिया है। और अप्रैल में जो टेस्ट में स्कोर्स आए उसको हमने लेटर Y से जो है वो डिनोट किया है और ये Y का कॉलम आ गया। फिर हमने क्या किया है कि जो X का कॉलम है उसका स्क्वायर करके X स्क्वायर का कॉलम बना दिया है। ये सारी वैल्यूज़ जो है इनको स्क्वायर कर दिया गया है। और फिर इसी तरह से Y स्क्वायर का कॉलम बन गया है, Y की सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर करके इस कॉलम में दे दिया है। और उसके बाद लास्ट कॉलम जो है वो प्रोडक्ट है इन दोनों स्कोर्स का X इंटू वाई, जैसे 18 इंटू 18 दैट इज़ 324। तो इस तरीके से XY कॉलम जो हमने बनाया है उसमें हमने X और Y इनके स्कोर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इनको मल्टीप्लाई करते गए और ये कॉलम जो है ये पूरा इस तरह से बन गया। उसके बाद सबसे आखिर में हमने इनका सम ले लिया है। ये जो सिंबल सिग्मा या इसको समेशन पढ़ते हैं, सिग्मा X मीन्स सम ऑफ X, यानी सम ऑफ द कॉलम X, क्योंकि इस कॉलम को हमने X का नाम दे दिया है। तो सिग्मा X मीन्स सम ऑफ कॉलम X और इन सब को ऐड करने से 118 आ रहा है। इसी तरह से सिग्मा Y सम ऑफ कॉलम Y, ठीक है। सिग्मा X स्क्वायर सम ऑफ ऑल द एंट्रीज और सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम X स्क्वायर
तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका टोटल करने से 1588 आ रहा है। फिर सिग्मा वाई स्क्वायर का हमारे सामने टोटल है, और फिर सिग्मा एक्स वाई का टोटल है। तो ये सिग्मा एक्स वाई मीन्स के द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स that are present in column XY. So this is 1720. तो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला ये सामने आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। R इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय इन द स्क्वायर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला जो है वो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हमने यहाँ से इस टेबल में से वैल्यूज़ लेके इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स थे तो n हमारा 10 हो गया, तो हमने n की जगह 10 लिया। फिर सिग्मा एक्स वाई, ये हमें यहाँ पे इस कॉलम सिग्मा ये जो एक्स वाई कॉलम का टोटल है सिग्मा एक्स वाई वो ये दिया हुआ है 1720, तो हमने उसकी वैल्यू यूज़ की। माइनस उसके बाद सिग्मा एक्स, इसकी वैल्यू 118 है, सिग्मा वाई 128। ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये इन कॉलम के टोटल करके हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ से उठा के हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अगेन n 10 आ गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 1588, वो हमने यूज़ की। माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स इज़ 118, उसको लिखा और होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे इस पूरे पे स्क्वायर है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब यहाँ पे x में ये वैल्यूज़ थी, यहाँ पे y में आ गई। n इज़ अगेन 10, सिग्मा y स्क्वायर इज़ 1876 एंड सिग्मा y इज़ 128 एंड देन इट्स स्क्वायर। और इसके बाद फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इनका प्रोडक्ट आ गया 17,200 माइनस इनका प्रोडक्ट आ गया 15,104, और नीचे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू 15,880 आ गई माइनस 13,924 आ गई, जो कि 118 का स्क्वायर है। और इनटू प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 1876 इज़ 18,760 माइनस इसका स्कोर जो है वो 16,384 है। न्यूमरेटर में हमने माइनस कर दिया तो आ गया 2096, या डिनोमिनेटर में इनका डिफरेंस 1956 इंटू 2376। इसको फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं और जो हमारे पास रिलायबिलिटी है, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो हमारे पास आ जाता है 0.972। तो 0.972 जो है वो एक हाई कोरिलेशन है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो क्योंकि 0.97 इज़ वेरी क्लोज टू 1, तो इसका मतलब है कि ये जो कोरिलेशन है ये काफ़ी अच्छा कोरिलेशन है। इट इज़ एन एक्सीलेंट कोरिलेशन। यानी इस टेस्ट को जिस टेस्ट की रिलायबिलिटी हम फाइंड कर रहे थे, ये एक हाईली रिलायबल टेस्ट है, और इस में ये टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट जो है वो मेजर कर रहे हैं, और हम इस टेस्ट को जो है वो फर्दर हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हाईली रिलायबल है। अब हम आगे जाके एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, और इस एग्ज़ाम्पल में हम रिलायबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। हम वही फार्मूला कार्ल पियर्सन का फार्मूला ही यूज़ करेंगे इसमें भी, लेकिन इस टेस्ट में इसमें जो मेथड है वो है पैरेलल फॉर्म का या अल्टरनेट फॉर्म मेथड। और ये मेथड जो है इससे हम किस तरह से किसी टेस्ट की रिलायबिलिटी फाइंड करते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो इस टेस्ट में ये होता है कि हम दो जो है वो टेस्ट की फॉर्म्स बनाते हैं, यानी एक की बजाय हम दो टेस्ट बनाते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे टेस्ट होते हैं। एक जैसे का मतलब है कि मिलते जुलते टेस्ट होते हैं, और वो जो दोनों टेस्ट होते हैं उनको जब हम स्टूडेंट से ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उस के जो स्कोर्स हैं उनको यूज़ करते हुए उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करके
उनकी रिलायबिलिटी फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट मेथड था वो था टेस्ट रीटेस्ट। उसमें हमने ये किया था कि हमने एक टेस्ट पहले लिया और हमने पहले टेस्ट लिया और कुछ टाइम के बाद हमने दोबारा वही टेस्ट लिया और फिर उन जो स्कोर्स आए हमारे पास उसका हमने कोरिलेशन फाइंड करके रिलायबिलिटी फाइंड की। तो वो टेस्ट रीटेस्ट मेथड था। अब दूसरा ये जो अभी हम कर रहे हैं ये ऑल्टरनेट फॉर्म या पैरेलल फॉर्म मेथड है। इसमें हम एक ही जो हमने टेस्ट लेना है उसकी दो पैरेलल फॉर्म्स बना लेते हैं। और पैरेलल फॉर्म्स को अगेन मैं ये कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक जैसे टेस्ट हम बनाएंगे, मिलते जुलते टेस्ट बनाएंगे और उसमें जो है वो हमारा जो मेजर पर्पज़ है टेस्ट लेने का वो तो सेम ही होगा। आइटम्स जो हैं वो हम थोड़े जो है वो डिफरेंट उसमें रखेंगे। हमारा जो उसमें ओवरऑल जो कंटेंट होगा जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो भी सेम ही होगा। आइटम्स में हम थोड़ा बहुत फ़र्क उसमें रखेंगे और हम दो पैरेलल टेस्ट बनाने के बाद फिर उसका जो डाटा है उसको जो है वो एनालाइज करेंगे रिलायबिलिटी के लिए और उसकी रिलायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं एग्जांपल कि 2 forms of a 20 item true false test of self concept is administered to 10 people and higher scores indicate more positive self concepts. Calculate and interpret the parallel form reliability coefficient of this test. तो अब इसमें 20 आइटम्स थे जो कि ट्रू फॉल्स आइटम्स थे और वो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर टेस्ट लिया गया है और 10 लोगों से टेस्ट लिया गया है और उसमें ज़ाहिर है जो हाई स्कोर्स आएंगे इसका मतलब है कि बेटर सेल्फ कॉन्सेप्ट है उनका, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब हम इसका जो इसके रिजल्ट्स हैं उनका हम उनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करके हम उनकी रिलायबिलिटी फाइंड करते हैं। तो ये सामने टेबल में आपको नज़र आ रहा है। जो फॉर्म ए, जो टेस्ट की फॉर्म ए थी उसमें जो इन लोगों ने स्कोर किया है वो ये पहली रो में नज़र आ रहे हैं और फॉर्म बी जो है उसमें जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है वो आपको दूसरी रो में नज़र आ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं और इसकी कैलकुलेशंस भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि कैलकुलेशंस हमारे फर्स्ट एग्जांपल में थी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो एग्जैक्टली वही होंगी जो कि हमने एग्जांपल 1 में की हैं। उसमें ये था कि टेस्ट और रीटेस्ट था, हमने वही टेस्ट दोबारा लिया था। इसमें हमने दो डिफरेंट फॉर्म्स में एक ही टेस्ट को बनाया है। तो जो फॉर्म ए है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, फॉर्म बी दूसरी फॉर्म जो है टेस्ट की उसको वाई से डिनोट करते हैं और वही डेटा जो हमें क्वेश्चन में लास्ट स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा था उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया है वर्टिकल कॉलम्स में। एग्जैक्टली सेम जो है वो टेबल है, वही एक्स की वैल्यूज़ हैं फर्स्ट 2 कॉलम, फिर एक्स स्क्वायर का कॉलम है, फिर वाई स्क्वायर है, फिर एक्स वाई है और फिर जो है वो इन सब के सम दिए गए हैं। और अगेन वही फार्मूला जो है वो हमने इसमें यूज़ किया है, यहाँ से वैल्यूज़ उठा के इसमें सब्सिट्यूट की गई हैं और इसकी कैलकुलेशंस के बाद हमें इसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें इसकी रिलायबिलिटी भी 0.963 मिल रही है। तो 0.963 इज़ अगेन हाईली रिलायबल टेस्ट। तो ये टेस्ट भी एक बहुत ही रिलायबल टेस्ट है। अब हम इसके एक नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं और उसके एक नए मेथड से हम इसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है रिलायबिलिटी फाइंड करने का वो उसको कहते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। इसमें हम ये करते हैं कि जो टेस्ट डेटा होता है जो स्टूडेंट्स का उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और उन दोनों हिस्सों के जो मार्क्स होते हैं जो स्कोर्स होते हैं उनको फिर आपस में कोरिलेट करके उनका हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं और फिर उस बेसिस पे उसकी रिलायबिलिटी जो है उसको डिसाइड करते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि अ क्लास ऑफ 5 पीपल टुक अ 6 क्वेश्चन क्विज। Y indicates questions that were answered correctly and N indicates questions that were answered incorrectly. तो इसमें 5 लोग हैं,
A, B, C, D और E, और उन्होंने जो टेस्ट दिया उसमें 6 क्वेश्चंस थे। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 क्वेश्चंस हैं जो कि हॉरिजॉन्टली हमें नज़र आ रहे हैं, और ये वर्टिकली उनके नाम हैं जिन लोगों ने टेस्ट दिया है। तो अगर हम पर्सन ए की बात करें तो उसने क्वेश्चन 1 जो है उसको करेक्ट किया है, क्वेश्चन 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है उसका, 4 भी करेक्ट है, 5 उसका इनकरेक्ट है और 6 भी करेक्ट है उसका। तो इस तरह से टोटल 6 में से उसके 5 मार्क्स हैं, 5 है उसका स्कोर। और सेम ऐसे ही हम बी के स्कोर्स को भी देख सकते हैं। टोटल स्कोर उसके 3 हैं। उसका जो है वो फर्स्ट करेक्ट था, उसके बाद 4th करेक्ट है और 6th करेक्ट है। तो इस तरीके से बाकी तीनों लोगों के भी मार्क्स यहाँ हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। हमें इसको जो स्प्लिट हाफ करना होता है वो इस तरह से करना होता है कि जैसे इसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें 3 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑड प्लेस में हैं, यानी जो नंबर 1 है दिस इज़ ऑड नंबर, फिर नंबर 3 एक ऑड नंबर है और 5 भी ऑड नंबर है। तो ये ऑड प्लेसेस हैं 1, 3 एंड 5। और इवन कौन से हैं? 2, 4 और 6। तो 3 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं और 3 जो है वो इवन है। तो हम इसको ऑड और इवन में डिवाइड कर लेंगे, यानी जो ऑड नंबर के क्वेश्चंस हैं उनको हम एक्स सपोज कर लेंगे और जो इवन नंबर्स के हैं उनको हम वाई सपोज कर लेंगे। या हम ये कर सकते हैं कि इवन को एक्स सपोज कर लें और ऑड को वाई सपोज कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले ऑड है 1, 3 एंड 5, तो हम ऑड्स वालों को एक्स सपोज करेंगे। और ये हम आगे कैलकुलेशंस नेक्स्ट स्लाइड पे जाके हम करेंगे, और उसमें हमने क्या करना है कि हमने 2 कॉलम्स बना लेने हैं। एक कॉलम में हम सारे ऑड नंबर्स जो हैं उनको एक्स लेके उनके स्कोर्स लिखेंगे, और दूसरे कॉलम में हम वाई लेके वो इवन नंबर्स के स्कोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे पर्सन ए के जो मार्क्स हैं वो ऑड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 1, 3 और 5 में क्या है, तो 1 में 1 करेक्ट है उसका, 3 भी करेक्ट है, लेकिन 5 इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब है कि जो पर्सन ए है उसके जो ऑड नंबर क्वेश्चंस हैं उसमें उसके 2 मार्क्स हैं, यानी 1 ठीक है और 3 ठीक है। तो उसकी x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, और उसकी y की वैल्यू क्या होगी? y मीन्स उसका स्कोर इन इवन आइटम्स या इवन क्वेश्चंस। तो 2 इवन है, 2 उसका सही है, 4 भी इवन है, वो भी उसका सही है, 6 इवन है, वो भी उसका सही है। तो उसके जो इवन क्वेश्चंस हैं, इवन नंबर्ड क्वेश्चंस जो हैं उसमें उसके तीनों आंसर्स ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका जो इवन आइटम्स का जो स्कोर है वो 3 है। तो उसका x जो है उसकी वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। पर्सन बी को जब हम देखते हैं तो उसका हम देखते हैं कि ऑड क्वेश्चंस में क्या स्कोर है। तो ऑड में उसका पहला क्वेश्चन ठीक है, उसका थर्ड वाला जो है वो रॉन्ग है और उसका 5th भी रॉन्ग है। तो पर्सन बी जो है उसका एक्स का जो स्कोर है, एक्स का स्कोर उसका 1 है, और उसका वाई का स्कोर हम देखते हैं। तो वाई का स्कोर मीन्स कि उसका इवन नंबर्ड आइटम में क्या स्कोर है। तो उसका क्वेश्चन 2 गलत है, क्वेश्चन 4 ठीक है, क्वेश्चन 6 भी सही है। तो उसका वाई का स्कोर जो है वो 2 है। और बिल्कुल इसी तरह से पर्सन सी, डी और ई जो है उसके भी हम उनके ऑड नंबर आइटम्स जो हैं जो उनमें उनका क्या स्कोर है वो देखेंगे, और इवन नंबर्ड आइटम्स में उनका क्या स्कोर है वो देखेंगे। और इस तरीके से हम 2 कॉलम्स में हम इनके मार्क्स को डिवाइड कर देंगे, यानी ऑड के जो ऑड आइटम्स में उनके स्कोर्स हैं वो एक हाफ हो गया, और इवन का जो स्कोर है वो एक दूसरा हाफ हो गया, और उसको हम x और y से सपोज करेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड पे जाके हम उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ हम इसकी कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि हमने जो भी उसका टोटल स्कोर है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ऑड्स को हमने x सपोज किया है, इवन को हमने y सपोज किया है। और ये टेबल जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि पर्सन ए जो है उसके ऑड आइटम्स में उसके 2 ठीक थे,
ऑड टोटल 3 थे, 3 में से उसका एक गलत था और 2 सही थे, और इवन में उसके तीनों ठीक थे। और पर्सन बी जो था उसका ऑड में 1 सही था और इवन के उसके 2 सही थे, इसलिए उसके इसमें 2 मार्क्स हैं और इसमें 1 है। और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे जो लोग हैं सी, डी और ई, उनके भी हमने ऑड्स के स्कोर्स अलग कर दिए हैं और इवन आइटम्स के स्कोर्स अलग कर दिए हैं। और फिर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पहले कर रहे थे, हमने इन कॉलम्स का स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पे एक्स और वाई का प्रोडक्ट कर दिया है, और फिर हमने इन कॉलम्स का सम भी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। और एग्जैक्टली वही फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे रिलायबिलिटी के लिए, और हम बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे ये सारी यहाँ से वैल्यूज़ जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जो इसका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है वो 0.87 मिल रहा है। 0.87 जो है ये भी एक गुड जो है वो स्कोर है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का, और इसका मतलब भी ये होता है कि ये जो टेस्ट है ये हाईली रिलायबल है। लेकिन क्योंकि हमने इस स्कोर को स्प्लिट करके 2 हाफ्स में डिवाइड किया हुआ था, इसलिए अब हमें इसमें फर्दर जो है वो करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हमने आधा जो है वो टेस्ट के स्कोर्स को एक तरफ कर दिया था और आधे टेस्ट के स्कोर्स को दूसरी तरफ कर दिया था, इवन और ऑड में हमने डिवाइड कर दिया था। तो ये सारे आइटम्स जो जिस तरह से पहले 2 जो हमारी एग्जांपल्स थी उसमें पूरे का पूरा जो टेस्ट का डाटा था वो यूज़ हुआ था कोरिलेशन में, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, आधा एक साइड पे हो गया और आधा दूसरी साइड पे। तो इसके लिए हमें एक और फार्मूला यूज़ करना होता है जिसको स्पीयरमैन ब्राउन्स प्रोफेसी फार्मूला कहते हैं। और ये इसमें ये जो स्प्लिट होने की वजह से जो इसके अंदर एक अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए और इसको फर्दर जो है वो इसकी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है उसको जो है वो इंश्योर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और ये फार्मूला ये है, अब न्यू आर जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो कैसे आएगा, n इंटू आर ओवर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू आर। हमने 2 ग्रुप्स में क्योंकि इसको डिवाइड किया है इवन और ऑड, तो इसलिए हमारा कैपिटल N जो है वो 2 है। R जो हमारी इसकी पहले रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लगा दी, 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज़ 2 माइनस 1 इंटू आर, वही वापस वैल्यू उसकी लगाई। तो इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है हमारे पास वो 0.9321 आती है। तो इससे हमें ये तो जो हम जिस बेसिस पे हम इंटरप्रेट करेंगे वो हमारा फाइनल जो ये न्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0.9321 है, इस बेसिस पे हम इस आइटम को इस टेस्ट को इंटरप्रेट करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये टेस्ट जो है ये हाईली रिलायबल है, क्योंकि 0.93 का स्कोर जो है 0.9 से ऊपर हाईली रिलायबल जो है वो टेस्ट होगा अगर उसकी वैल्यू 0.9 से ज़्यादा है। तो स्प्लिट हाफ मेथड जो है उसको हमने देखा कि उसमें हम क्या करते हैं कि आधे जो आइटम्स हैं टेस्ट आइटम्स उनके मार्क्स को अलग कर देते हैं और आधों को अलग कर देते हैं। अभी हमने इवन और ऑड जो है ये हमने यूज़ किया है उसको हाफ़ करने के लिए। हम इसको किसी और भी तरह से हाफ़ ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक मेथड है कि आप इवन और ऑड के थ्रू इसको कर लें। तो इस तरीके से हमने ये इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और हमने इसका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट फाइंड किया है और हमें ये पता चला कि ये टेस्ट जो था ये भी हाईली रिलायबल था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और एक और मेथड जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉनबेक्स कोफिशिएंट अल्फ़ा जो है उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने यूज़ किया है उसका फार्मूला यूज़ किया है और हमने रिलायबिलिटी फाइंड की है डिफरेंट मेथड से। उसमें कार्ल पियर्सन का हमने फार्मूला यूज़ किया। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो और उसकी हमने रिलायबिलिटी फाइंड करनी हो तो उसमें कार्ल पियर्सन का फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टेस्ट हमारे पास जो है वो ऐसे टाइप का टेस्ट हो
तो उसमें जो है वो कार्ल पियर्सन का फार्मूला यूज़ नहीं करते हम, उसमें फिर हम क्रॉनबैक्स कोफिशिएंट अल्फ़ा यूज़ करते हैं। ये क्रॉनबैक्स का फार्मूला है और ये जो है ये हम यूज़ करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर हो हमारे किसी टेस्ट के और उसकी रिलायबिलिटी हमें फाइंड करनी हो। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। A class of 6 students took a 5 question essay test. Each essay was worth 5 points. The entries indicate the points earned by each person on each of the questions. तो questions इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5, और ये जो है ये वो persons हैं जिन्होंने ये टेस्ट दिया है ABCDEF, और ये उनके स्कोर्स हैं। 5 पॉइंट्स या 5 मार्क्स का जो है वो हर आइटम था, हर क्वेश्चन 5 नंबर का था। तो पर्सन ए जो है उसने क्वेश्चन 1 में 3 मार्क्स दिए हैं, क्वेश्चन 2 पे 4 हैं, फिर 3 में 4 हैं, और 4 में उसके 3 हैं, 5 में 5 हैं। तो इस तरह से टोटल उसके 19 मार्क्स हैं। तो टोटल स्कोर जो है उसको हमने एक्स से डिनोट किया है। इस तरह से पर्सन बी के जो है वो इन सारे क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं, वो 17 हैं। फिर पर्सन सी के इस तरीके से ये सब जो है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हमें एक एग्ज़ाम्पल दी गई है जिसमें एक ऐसे टाइप का टेस्ट दिया गया है। 5 क्वेश्चंस हैं उसमें, और उसमें जो है वो हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स भी हैं, और इन 6 लोगों ने ये टेस्ट दिया है। अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखते हैं कि इसकी हम कैलकुलेशंस किस तरह करेंगे, कैसे हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो क्रॉनबैक्स कोफिशिएंट अल्फ़ा का जो फार्मूला है वो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू k/k-1 इंटू 1 माइनस सिग्मा। अब इसमें 2 सिग्मा नज़र आ रहे हैं, और एक सिग्मा जो है ये समेशन भी इसको पढ़ते हैं, ये सम के लिए है, और ये सिग्मा स्कोर जो है ये वेरिएंस के लिए यूज़ होता है। तो सिग्मा स्कोर आई क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आइटम्स हैं तो आई इसलिए यूज़ किया है कि फिर हम आइटम 1 के लिए इसको सिग्मा स्कोर 1, सिग्मा स्कोर 2, सिग्मा स्कोर 3 इस तरह से यूज़ करेंगे। और नीचे जो है वो ओवरऑल सिग्मा स्कोर एक्स है, यानी ओवरऑल जो उनके स्कोर्स हैं उनका वेरिएंस। तो के क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस, कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं वो के है, और सिग्मा स्कोर एक्स जो है वो टोटल टेस्ट का वेरिएंस है, और सिग्मा स्कोर आई जो है वो हर टेस्ट आइटम जो है उसका वेरिएंस है। अब हम इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं। यहाँ पे ये जो टेबल नज़र आ रहा है इसमें हम देखते हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था ABCDE और F, ये 6 स्टूडेंट्स हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो ऐसे टाइप टेस्ट में शामिल थे। ये उनके स्कोर्स हैं। टोटल स्कोर्स जो हैं वो स्टूडेंट A के 19 है, B के 17 है, C के 13 है, एंड सो ऑन। ये जो लेफ़्ट साइड पे एक छोटा टेबल नज़र आ रहा है आपको, इसमें इनके टोटल स्कोर्स दिए गए हैं। ये टोटल स्कोर्स जो हैं इनको जो है वो हम सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 19, 17, 13 एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पे इस छोटे टेबल में आपको नज़र आ रहे हैं। ये टोटल स्कोर्स हैं इन स्टूडेंट्स के 19, 17, 13 एंड सो ऑन। और फिर इस कॉलम में जितने भी ये स्कोर्स हैं इनका स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर के तौर पर ये दूसरे कॉलम में आपको नज़र आ रहा है। 19 का स्कोर 361, 17 स्कोर इज़ 289 एंड सो ऑन। फिर इस कॉलम का टोटल सिग्मा एक्स स्क्वायर 1613, इस पूरे कॉलम का टोटल सिग्मा एक्स विच इज़ 97। अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम इनका वेरिएंस फाइंड करेंगे। हमें हम सारे आइटम्स या सारे क्वेश्चंस का हमें वेरिएंस फाइंड करना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका वेरिएंस हमने फाइंड करके ये लिखा हुआ है, इसको सिग्मा 1 स्कोर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 का जो वेरिएंस है वो ये लिखा हुआ है, सिग्मा 2 स्कोर से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस का वेरिएंस जो है वो हर कॉलम के एंड में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये जो टोटल स्कोर्स हैं इन स्टूडेंट्स के, उनका वेरिएंस जो है उसकी वैल्यू ये आई है जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट की है इस छोटे टेबल की मदद से।
बिल्कुल ऐसे ही हम 5 और टेबल्स बनाएंगे इन सारे बाकी के क्वेश्चंस का वेरिएंस फाइंड करने के लिए। एक मैंने यहाँ पे कर दिया है, बाकी जो है वो आप बिल्कुल इसी तरह से आप इस वेरिएंस को फाइंड कर सकते हैं। ये x का कॉलम है, फिर एक x स्क्वायर का कॉलम है, फिर इनके टोटल हमने लिखे हैं इन कॉलम्स के। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। इसका मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स, मीन का फार्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x ओवर n। ये x बार है, बार ऊपर बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है लेकिन ये x बार है। सो इज इक्वल्स टू 97 ओवर 6। सिग्मा x जो है उसकी वैल्यू 97 थी, वो हमने सब्सिट्यूट की, डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 हैं तो 6 से डिवाइड किया तो 16.1667 जो है ये x बार या मीन आ गया। तो मीन स्कोर हमें पता चल गया। अब हम वेरिएंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ हमने सिग्मा x स्क्वायर जो है वो फार्मूला जो है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस x बार स्क्वायर। अब ये जो सिग्मा x स्क्वायर है, ये जो सिंबल है ये है ओवरऑल जो इन स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर है उसका वेरिएंस का, और ये जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है ये सिग्मा सम के लिए यूज़ होता है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये है सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ कॉलम एक्स स्क्वायर। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1613। ये हमने वहाँ से सब्सिट्यूट की, डिवाइड बाय 6 माइनस एक्स बार की वैल्यू ये जो फाइंड की है उसको यहाँ पे यूज़ किया, उसका स्क्वायर किया, और फाइनली हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो 7.4722 मिल गया है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये ओवरऑल इनके जो टोटल स्कोर्स हैं उनका वेरिएंस है। और बिल्कुल ऐसे ही इन्हीं लाइंस पे हम ये 5 और टेबल्स बना के सारे क्वेश्चंस का 5 के 5 क्वेश्चंस का हम वेरिएंस फाइंड करेंगे और उन्हीं कॉलम्स के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्रॉनबेक्स अल्फ़ा इज इक्वल टू के ओवर के माइनस 1 इंटू 1 माइनस सिग्मा आई स्क्वायर ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सिग्मा आई स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने क्वेश्चंस होंगे आई उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो बाहर सिग्मा है ये सम के लिए है, इसको समेशन भी पढ़ते हैं, और ये वाला सिग्मा जो है ये वेरिएंस के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी वेरिएंसेस हमने फाइंड किए हैं क्वेश्चन वाइज, जैसे क्वेश्चन 1 का वेरिएंस, क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन 3 का, तो इन सब का हमने सम करना है, ये सिग्मा ये बता रहा है। तो एज इट इज़ हमने ये कॉपी किया। के जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास क्योंकि 5 क्वेश्चंस थे इस टेस्ट में, तो हमने के को 5 ले लिया, 5 ओवर 5 माइनस 1 इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे हम इन सारे वेरिएंसेस का सम लेंगे, तो ये हमने इन सारे वेरिएंसेस को प्लस कर दिया, और डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये टोटल वेरिएंस है जो इनके टोटल स्कोर्स हैं उस टेस्ट में उनका वेरिएंस है। तो वो हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद फिर हम ये 5 ओवर 4 आ जाएगा, ये एज इट इज़ 1 आया, माइनस, तो इन सब वेरिएंसेस का सम आ गया 2.4166 डिवाइडेड बाय 7.4722। ये सारी चीज़ जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे। 5 ओवर 4 जो है वो 1.25 होता है इंटू 1 माइनस, इनको डिवाइड करने से 0.3234 आ जाता है। उसके बाद हम इसको 1 से माइनस करके 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.84575। उसको जब हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो हमें इसकी जो वैल्यू है वो मिल जाती है 0.85। ये जो 0.85 वैल्यू है ये एक अच्छा कोरिलेशन जो है उसको बताती है। इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट है इसकी रिलायबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो 0.85 जो है ये अगर हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ रही हो तो इसका मतलब है कि टेस्ट जो है वो उसकी रिलायबिलिटी जो है वो अच्छी है। अब हम बात करते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन दूसरे कोरिलेशन के जो फार्मूले हैं उनसे इस लिहाज से डिफरेंट है कि इस कोरिलेशन में एक्चुअल डेटा जो है उसको यूज़ नहीं किया जाता बल्कि उसकी रैंकिंग को यूज़ किया जाता है। इसलिए इस
फार्मूला में हमें ये एज्यूम नहीं करना पड़ता कि डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि बाकी दूसरे जो फार्मूले हमने पहले यूज़ किए हैं कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, उन सब में ये एजम्पशन होती है, ये एज्यूम किया जाता है कि डेटा जो है जो स्टूडेंट्स के मार्क्स की शक्ल में हमारे सामने है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फार्मूला जो है इसको एजम्पशन फ्री फार्मूला जो है वो कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें ये एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये फार्मूला हम प्योरली क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स का कोरिलेशन फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें ये पता करना हो कि मैथ्स के स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लेवल और उनका कंसंट्रेशन स्पैन जो है इन दो वेरिएबल्स में, जो कि प्योरली क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, इनमें क्या कोरिलेशन है, तो हम स्टूडेंट्स के इन दो वेरिएबल्स का डेटा जो है वो कलेक्ट करके उसकी रैंकिंग करके हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फार्मूला यूज़ करते हुए उनका आपस में कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि हम इस एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उसको फाइंड करते हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने जो टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल में एक डेटा दिया हुआ है जो कि ऊपर ये एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल का डेटा है। एग्ज़ाम्पल ये है कि एन ऐसे टेस्ट वाज टेकन फ्रॉम 6 स्टूडेंट्स and was evaluated by 2 judges. The scores allotted by 2 judges out of 20 are as follows. Find the Spearman's rank correlation coefficient. तो इसमें 6 स्टूडेंट्स ने ऐसे टेस्ट दिया और उस टेस्ट को 2 जजेस ने चेक किया, A, B, C, D, E and F ये स्टूडेंट्स हैं, और जज 1 जो है उसको हमने X का लेबल दे दिया है और जज 2 को हमने Y का लेबल दे दिया है। ये वो मार्क्स हैं जो जज 1 ने इन स्टूडेंट्स को अलॉट किए हैं आउट ऑफ 20। तो जज 1 ने स्टूडेंट A को 15 मार्क्स दिए हैं, B को 19 दिए हैं, C को 15 दिए हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से जज 2 ने स्टूडेंट A को 16 मार्क्स दिए हैं, B को 18 दिए हैं, C को 15 दिए हैं एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास दो कॉलम्स में ये जज 1 के मार्क्स हैं जिनको हमने X का नाम दिया है, और ये जज 2 के मार्क्स हैं जिनको हमने Y का नाम दिया है। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इन स्कोर्स को हम रैंक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी हम नीचे आके देखते हैं, ये वो X के स्कोर्स हैं, यानी जज 1 ने जो इन 6 स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए हैं उनके ये स्कोर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और इन स्कोर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स दिए गए वो स्टूडेंट बी को दिए गए विच वर 19, तो सबसे पहले 19 लिखा, उसके बाद स्टूडेंट ई को 18 मार्क्स मिले, फिर 18 आया, फिर 16 आ गया, फिर दो स्टूडेंट्स को ए और सी को 15 मार्क्स मिले, तो 15 अगेन 15, और उसके बाद स्टूडेंट डी को 14 मार्क्स मिले तो 14। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया है, ये उनके मार्क्स हैं जो कि जज एक्स ने उनको दिए, जज 1 ने उनको दिए। अगर हम इनकी नॉर्मल वे में रैंकिंग करें तो ये फर्स्ट रैंकिंग आ गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रैंकिंग। लेकिन जो इनकी एक्चुअल रैंकिंग है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, वो इसलिए कि इसमें दो स्कोर्स जो हैं 15 एंड 15 वो सेम है। तो हम इसकी एक्चुअल रैंकिंग इस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट जो स्कोर है जो कि 19 है, जो कि हाईएस्ट है, उसकी रैंकिंग तो 1 ही है, उसके बाद 18 की रैंकिंग 2 है, 16 की रैंकिंग 3 ही रहेगी। लेकिन क्योंकि 15 और 15 दोनों सेम नंबर्स हैं तो इनकी रैंकिंग 4 और 5 यूज़ करने की बजाय हम इन दोनों रैंकिंग्स का एवरेज ले लेंगे। हम 4 और 5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 9/2। तो हमारे पास आंसर आया 4.5।
तो यहाँ पे रैंकिंग 4.5 होगी और ये वाली रैंकिंग भी 4.5 होगी, और जो लास्ट है 14 वाले मार्क्स की रैंकिंग जो कि 6 थी वो एज इट इज़ 6 ही आएगी। तो इस तरह से जो एक्चुअल रैंकिंग आई है वो 1, 2, 3, 4.5, 4.5 और 6 आई। बिल्कुल इसी तरह से जो जज 2 ने मार्क्स दिए, जिनको वाई का लेबल हमने दिया हुआ है, उनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट ये आपके सामने नज़र आ रही है। अब इसकी अगर नॉर्मल रैंकिंग की जाए तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये उसकी फर्स्ट रैंकिंग है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। लेकिन क्योंकि इसमें 18 3 टाइम्स आ रहा है, तो फर्स्ट रैंकिंग के बाद क्योंकि 18 3 टाइम्स आ रहा है, तो इनकी रैंकिंग जो है वो इस तरह से होगी कि इसकी वैसे जो रैंकिंग थी वो सेकंड थी इस 18 की, फिर थर्ड थी इस 18 की, और लास्ट वाला 18 जो है उसकी रैंकिंग 4 थी। लेकिन अब हम इनका एवरेज लेके उसकी रैंकिंग करेंगे, और वो इस तरह से होगा कि हम इनकी रैंकिंग को ऐड करेंगे, जैसे 2 + 3 + 4 ये बनेगा 9, और उसका एवरेज लेने के लिए क्योंकि ये 3 सिमिलर स्कोर्स हैं तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 9 / 3 दैट विल बी 3 अगेन। तो 9/3 से जो 3 आया तो इन सब नंबर्स की रैंकिंग 3 हो गई, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और नेक्स्ट जो है वो इसकी रैंकिंग 5th है, और लास्ट वाला जो नंबर है 15 उसकी रैंकिंग है 6th। ये जो रैंकिंग्स हमें यहाँ से मिली हैं, इनको हम यहाँ पे इनकी रैंकिंग्स RX इज़ रैंकिंग ऑफ स्कोर्स ऑफ X, तो हम यहाँ पे इसके सामने लिख लेंगे। जैसे 19 जो है वो उसकी रैंकिंग क्या थी, उसकी रैंकिंग थी फर्स्ट, तो उसके सामने हमने 1 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो 18 था, उसकी रैंकिंग 2 है, तो 18 के सामने ये हमने 2 लिख लिया। फिर 16 की रैंकिंग 3 थी, तो हमने 16 जो है उसके सामने, ये 16 है उसके सामने हमने 3 लिख लिया। इसी तरह से फिर 15 जो हैं उनके सामने हमने 4.5 और 4.5 लिखा, और जो लास्ट नंबर था 14 उसकी रैंकिंग 6 थी, तो हमने इसके सामने 6 लिख दिया। तो इस तरीके से ये रैंकिंग जो है RX, ये कॉलम हमारे पास तैयार हो गया, और ये रैंकिंग है जो जज 1 ने मार्क्स दिए हैं उन स्टूडेंट्स को, उनकी रैंकिंग है ये। इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट B ने लिए हैं, और लोएस्ट मार्क्स जो है वो स्टूडेंट D ने लिए हैं, उसका 6th रैंक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो जज 2 ने मार्क्स दिए हैं उनकी रैंकिंग यहाँ से हम लेके, और वो भी हम इनके सामने, इन स्कोर्स के सामने लिख देंगे। तो जज 2 जो है उसने हाईएस्ट मार्क्स जो दिए हैं वो 20 हाईएस्ट मार्क्स दिए हैं, और वो दिए स्टूडेंट E को, तो उसकी हाईएस्ट रैंकिंग 1 है। और उसके बाद फिर 3 रैंकिंग्स जो हैं वो, क्योंकि 3 दफ़ा 18 का स्कोर आ रहा है, वो 3, 3 और 3 है, और इसके बाद जो है वो 16 का जो स्कोर है उसकी रैंकिंग 5 है, और फिर लास्ट 15 की रैंकिंग 6 है, जो कि ये दी गई। तो ये दोनों कॉलम्स हमारे पास आ गए जो इनकी रैंकिंग्स हैं, जो जजेस ने स्कोर दिए हैं। इसके बाद हम एक नया कॉलम बनाएंगे जो कि डिफरेंस का कॉलम होगा, और इसको डिनोट करेंगे D से। इसमें हम इन दोनों रैंकिंग का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो हम इस नंबर में से जो रैंकिंग ऑफ X है उसमें से रैंकिंग ऑफ Y को माइनस करेंगे। तो 4.5 माइनस 5 इज़ -0.5, 1 माइनस 3 इज़ -2, 4.5 minus 6 is -1.5, 6 minus 3 is 3, 2 minus 1 is 1, 3 minus 3 is 0। उसके बाद लास्टली हम ये करेंगे कि ये जो D का कॉलम है इसके सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लेंगे। -0.5 का स्क्वायर जो है वो 0.25 होगा, -2 का स्क्वायर 4, -1.5 का 2.25, 3 का 9, 1 का 1 और 0 का 0। उसके बाद इस पूरे कॉलम का जो D स्क्वायर वाला कॉलम है, इसका टोटल सिग्मा D स्क्वायर जो है वो 16.5 आ जाएगा, ये इसका सम होगा। इसके बाद हम जो है वो स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसको हम एक सिंबल रो का सिंबल जो है जिसको स्पीयरमैन्स रो कहा जाता है उससे डिनोट करते हैं। सो रो इज इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर,
ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। तो ये जो है ये रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 माइनस 6, ये फार्मूला का 6 है जो कि ऑलरेडी फार्मूला में लगा हुआ है, इनटू सिग्मा डी स्क्वायर जो कि यहाँ से हमें मिला, इस कॉलम का टोटल है, इसकी वैल्यू लिखी 16.5। एन हमारे पास 6 है क्योंकि 6 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था। देन अगेन एन स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 1, so it will become 1 minus, so 6 into 16.5 is 99 over 6 into 36 minus 1, then 1 minus 99 over 6 into 35, 1 minus 99 over 210, 1 minus 0.471, and by subtracting this we will get rho is equals to 0.53। तो उसके बाद अब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो हमारे पास रैंक कोरिलेशन का रिज़ल्ट आया 0.53 का, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है, हम ये देखना चाह रहे थे कि ये जो रैंक्स मिले हैं स्टूडेंट्स को, इन स्टूडेंट्स को जो रैंक्स मिले हैं जो कि इनके स्कोर्स के बेसिस पे इनकी रैंकिंग थी, जो कि जज 1 ने रैंक किया है इन स्टूडेंट्स को और फिर जज 2 ने रैंक किया इन स्टूडेंट्स को। तो हमें ये देखना था कि क्या ये जो रैंकिंग है इन स्टूडेंट्स की, इनके टेस्ट के स्कोर्स की, क्या इसका जज की जो जजमेंट है उसके साथ कोई कोरिलेशन है, यानी क्योंकि 2 डिफरेंट जजेस ने इसको जज किया है। तो एक वेरिएबल जो है वो x हमने लिया हुआ है जो कि जज 1 की रैंकिंग है, और एक दूसरा वेरिएबल y है जो कि जज 2 की रैंकिंग है। तो हमने ये देखना है कि क्या इनकी रैंकिंग जो है आपस में इनका कोरिलेशन है या नहीं है। तो जो हमारे पास कोरिलेशन है या कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो अब हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास स्कोर आया है इसका, वो आया है 0.53। तो 0.53 जो है ये एक वीक कोरिलेशन जो है वो बता रहा है, क्योंकि 0.5 से 0.6 तक का जो कोरिलेशन होता है वो एक वीक कोरिलेशन होता है। इसकी एक वजह ये भी होती है कि अगर हमारे पास किसी टेस्ट में नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो कम हों तो उससे भी कोरिलेशन कभी कम आता है। और कभी ऐसा होता है कि हमने इन जजेस को जो रूब्रिक्स दी, जिन बेसिस के ऊपर इन्होंने असेस करना था और इवैल्यूएट करना था और इन्होंने रैंकिंग करनी थी, हो सकता है कि उन रूब्रिक्स में जो है वो प्रॉब्लम हो और उसमें उन रूब्रिक्स के बेसिस पे उन जजेस ने उनको जज ना किया हो और उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट जो है वो आ गया हो। इस वजह से ये जो कोरिलेशन यहाँ पे आ रहा है, ये इसमें एक वीक कोरिलेशन जो है वो हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो जज 1 जो है वो अगर एक रैंक कर रहा है स्टूडेंट्स को और दूसरा जज जो है वो रैंक कर रहा है उन्हीं स्टूडेंट्स को उनके उस टेस्ट के ऊपर, तो इन दोनों की जो जजमेंट्स हैं उनमें एक वीक कोरिलेशन है, एक हाई कोरिलेशन इनकी जजमेंट्स में नहीं है। और इसको हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट जो है उसकी हाई रैंकिंग है जज 1 के नज़र में, तो क्योंकि ये कोरिलेशन वीक है तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो रैंकिंग जज 2 ने की है वो भी अच्छी हो। अगर ये कोरिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर जज 1 की रैंकिंग अच्छी है तो उस जज 2 की रैंकिंग भी उस स्टूडेंट की अच्छी होगी। लेकिन इस केस में ये वीक कोरिलेशन ये बता रहा है कि जज 1 की रैंकिंग में अगर वो अच्छा है तो हो सकता है जज 2 की रैंकिंग में उसकी वो रैंकिंग ना हो और उसमें उसका रैंक जो है वो नीचे हो, या एक जज की रैंकिंग में एक स्टूडेंट जो है वो नीचे है और दूसरे की उसमें वो ऊपर है। तो वीक कोरिलेशन जो है इसका मतलब ये है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमें या तो उस टेस्ट के का जो उसका जो क्वेश्चन है जो ऐसे टाइप का, उसको या तो बदलने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर हमें उन रूब्रिक्स को चेंज करने की ज़रूरत है,
जिस बेसिस पे इनको ये रैंकिंग मिली है, या फिर हमें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम है, तो हमें इसके साथ अगर हमें ओवरऑल जो है वो उन स्टूडेंट्स को किसी कैटेगरी में लेकर जाना है, उसकी उनकी ग्रेडिंग करनी है, तो फिर हमें इसके साथ कोई और टेस्ट जो है उसके मार्क्स को भी शामिल करके और फिर दोनों की ओवरऑल जो असेसमेंट हो उस बेसिस पे हमें जो है वो हमें उनकी ग्रेडिंग करनी चाहिए। सिर्फ इस रैंकिंग और इस इन जजेस के स्कोर्स के बेसिस पे अगर हम उनको ग्रेड करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनका रैंक कोरिलेशन है वो वीक आ रहा है। तो ये सामने आपको रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन नज़र आ रही है। 0.9 एंड अबव, तो 0.9 एंड अबव जो है वो एक्सीलेंट रिलायबिलिटी है एट द लेवल ऑफ बेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। 0.8 से 0.9 तक वेरी गुड है फॉर अ क्लासरूम टेस्ट। 0.7 से 0.8 तक जो है वो गुड है क्लासरूम टेस्ट के लिए, लेकिन देर आर प्रोबेबली अ फ्यू आइटम्स विच कुड बी इम्प्रूव। और 0.6 से 0.7 का जो है वो समवट लो। दिस टेस्ट नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड बाय अदर मेजर्स, एग्जांपल मोर टेस्ट टू डिटरमिन ग्रेड्स। There are probably some items which could be improved. Or 0.5 से 0.6 suggests need for revision of test unless it is quite short, 10 or fewer items. The test definitely needs to be supplemented by other measures, example more tests for grading. और 0.5 या उससे नीचे आए तो ये questionable reliability है, and this test should not contribute heavily to the course grade and it needs revision. तो 0.5 या उससे नीचे हो तो फिर हमें उसको जो है वो ओवरऑल ग्रेडिंग में हम उसके रिज़ल्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है वो टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं होगा और हमें उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है।